हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज 35 नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू द राइज इन वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर देखा जाए व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस ऑफ पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, यू टोटल स्ट्रेस माइनस ऑफ पोर वाटर प्रेशर। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, अगर जैसे ये लैंड सरफेस हो गया, अगर वाटर की लेवल लैंड सरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो अगर वाटर टेबल की हाइट चाहे वो जितना ऊपर हो जाए चाहे वो जितना नीचे हो जाए, लेकिन लैंड सरफेस के अगर ग्राउंड सरफेस या लैंड सरफेस के ऊपर है तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ग्राउंड सरफेस या लैंड सरफेस के नीचे वाटर टेबल की लेवल है, फिर क्या होगा, अगर वाटर टेबल जैसे यहाँ तक है वाटर टेबल, तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ तक इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू है 4 और वाटर टेबल यहाँ तक राइज हो गया, वाटर टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक राइज हो गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर 4 थी इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू, यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 2 हो जाएगा। मतलब ग्राउंड सरफेस के नीचे अगर वाटर टेबल इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा, लेकिन ग्राउंड सरफेस के अबव there will be no impact of water table on the effective stress. So अगर देखा जाए इफेक्टिव स्ट्रेस राइज इन वाटर टेबल के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ग्राउंड सरफेस के अबव है कि ग्राउंड सरफेस के नीचे है। तो हमें दो चीज़ें लिखना है, एक तो द इफेक्टिव स्ट्रेस विल डिक्रीज क्योंकि ये ग्राउंड सरफेस के नीचे होगा, और दूसरा होगा इट विल नॉट चेंज। दोनों ही ऑप्शन होगा, ये हो गया above द ग्राउंड सरफेस, above ग्राउंड लेवल, ये हो जाएगी बिलो ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड द डिस्चार्ज वेलोसिटी इन ए सॉइल, कौन सा ऑप्शन होगा। द फॉर्मर इज ऑलवेज हायर, द लेटर इज ऑलवेज हायर, एनी वन मे बी हायर, बोथ आर इक्वल, कौन सा होगा। तो जैसे हमें एक फॉर्मूला पता है, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सुपरफिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। जो v है, vs हो जाएगी हम लोगों का सीपेज वेलोसिटी, और v जो होगा वो होगी आइडर डिस्चार्ज वेलोसिटी, आइदर ये हो जाएगी डिस्चार्ज वेलोसिटी और सुपरफिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी सुपरफिशियल वेलोसिटी या सीपेज डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, और n का मतलब क्या है, n इज पोरोसिटी। ठीक है, तो अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए, सीपेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय n विल बी इक्वल टू डी ठीक है, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो वैल्यू क्या होगा। तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा ज़्यादा होगा, ऑप्शन हो जाएगी ए। ठीक है, vs will be always greater than the seepage velocity will be always greater than the discharge velocity। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, an overall value of the coefficient of permeability of the soil deposit for a large area may be determined by, कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे, constant head
permeability test, variable head permeability test, pumping out test and pumping in test। कौन सा होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा पंपिंग आउट टेस्ट। ठीक है, स्पेशली फॉर द लार्ज एरिया हम लोग पंपिंग आउट टेस्ट यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर। कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी परमेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं? विस्कोसिटी ओनली, यूनिट वेट ओनली, बोर्ड विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट एंड नन ऑफ द अबव। द ऑप्शन विल बी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? देखिए एक्चुअली हम लोगों के पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, दैट इज कोजने-करमन इक्वेशन। ठीक है, एज पर द कोजनी-करमन इक्वेशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के इज इक्वल टू द कांस्टेंट सी इंटू गामा डब्ल्यू बाई द ईटा इंटू ई क्यूब बाई 1 प्लस ई इंटू डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का। तो अगर इसमें देखा जाए ये डिपेंड करता है, जो परमेबिलिटी डिपेंड करता है किसके? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मतलब के, ये वाली वैल्यू डिपेंड करता है यूनिट वेट के ऊपर जो कि गामा डब्ल्यू, और साथ में विस्कोसिटी जो कि ईटा, ईटा इज द डायनेमिक विस्कोसिटी, जो दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्विक सैंड इज ए। देखिए क्विक सैंड क्या है? क्विक सैंड इज ए टाइप ऑफ सैंड, फ्लो कंडीशन occurring in cohesive soil, उसके बाद फ्लो कंडीशन occurring in cohesionless soil and all of the above। देखिए पहली बात तो क्विक सैंड एक फेनोमेना है, ये टाइप ऑफ सैंड है नहीं, और ये जो फॉलो होता है ये खासकर हम लोगों का सैंड पार्टिकल से इसमें फॉलो होता है। ठीक है, तो सैंड पार्टिकल कौन सा टाइप ऑफ मतलब सॉइल है? इट इज़ ए वन टाइप ऑफ कोहिशनलेस सॉइल। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोहिशनलेस सॉइल है इसीलिए ये कोहिशनलेस सॉइल में ही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये सैंड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विथ राउंडेड ग्रेन्स हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सैंड इज। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें निकालनी है। देखिए एस पर, ये क्वेश्चन जो है एस पर एलन हैजन, ठीक है, एस पर एलन हैजन फॉर्मूला, ठीक है, एस पर एलन हैजन इक्वेशन या एलन हैजन फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू द कांस्टेंट सी इंटू द डी स्क्वायर। ठीक है, इंटू द D10 स्क्वायर है एक्चुअली ये। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो D10 की वैल्यू है, राउंडेड ग्रेन हैज एन इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 ये दे के रखा है, और C इज ए वन टाइप ऑफ कांस्टेंट व्हिच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 ऑर्डर के होते हैं, तो 100 इंटू क्या करेंगे 0.05 होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगा 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस एलन हैजन फार्मूला से हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट सी इंटू D10 होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन है फॉलोइंग हेड permeability test is carried out on a soil specimen having cross sectional area। अब देखिए कुछ पैरामीटर्स है हम लोग को लिखना है, क्योंकि हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो पहले लिख लेते हैं पैरामीटर्स क्या क्या दे के रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे के रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। उसके बाद द वाटर लेवल इन द स्टेन पाइप ऑफ डायमीटर दे के रखा है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम
100 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर इन हाफ एन आवर। टाइम दे के रखा है 30 मिनट्स, लेकिन मिनट्स में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे हेड दे के रखा है, H1 की वैल्यू दे के रखा है 100 सेंटीमीटर और H2 की वैल्यू दे के रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर देखा जाए फॉर्मूला क्या है, ये फॉलिंग हेड या वेरिंग हेड परमिएबिलिटी की फॉर्मूला हमें लिखना होगा। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इज इक्वल K इज इक्वल टू द 2.303 into the AL by the AT into the log of the H1 by the H2 to base 10। ठीक है, H1 by H2 to the base 10, ये होगी हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें सारा चीज़ें दे के रखा है। ये हेड जो है एक्चुअली हाइट दे के रखा है, सॉरी हाइट का मतलब है हम लोग का लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। तो यहाँ पे मैं अगर सब्सटीट्यूट करता हूँ वैल्यूज पहले देखिए 2.303 इंटू एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर बाई 4, 0.5 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पाई इंटू 0.5 स्क्वायर बाई 4 इंटू द लेंथ क्या दे के रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद AT कैपिटल लेटर A की वैल्यू क्या दे के रखा है 6 सेंटीमीटर। टाइम क्या दे के रखा है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा सेकेंड्स में इंटू 60 इंटू लॉगरिथम ऑफ क्या करना है इंटू लॉग ऑफ 100 बाई 40 टू द बेस 10। अगर मैं ये पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगा 2.49 इंटू 10 पावर ऑफ -5। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला है 2.303 इंटू द AL बाई द AT इंटू लॉग ऑफ H1 बाई द H2 टू द बेस 10। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की इन ए फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी, सेम क्वेश्चन है। In a falling head permeability test in duration of 3 hours the initial head is dropped to, यहाँ पे H1 दे के रखा है 1000 mm, H2 दे के रखा है 350 mm, द डायमीटर ऑफ द स्टैंड पाइप डायमीटर दे के रखा है 0.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द डायमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन आर। ठीक है, लेंथ दे के रखा है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, टाइम दे के रखा है 3 आवर्स। ठीक है, 3 इंटू 60 मिनट इंटू 60 इतना सेकेंड हो जाएगा। तो सिमिलरली हमें सब्सटीट्यूट करना है K इज इक्वल टू सेम फार्मूला है 2.303 इंटू द AL बाई AT इंटू द लॉग ऑफ H1 बाई H2 टू बेस 10। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, मेरे पास वैल्यू आएगा 4.86 इंटू 10 पावर ऑफ -5 mm पर सेकेंड। इसका mm पर सेकेंड में निकालना, इसका मतलब जितने भी होगा सब सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना होगा और सब्सटीट्यूट करना होगा। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वैल्यू आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला बनेगा K is equal to 2.303 into Q into log of the R1 by the Western divided 2 pi into D into the H2 minus 1। इसमें क्या क्या दे के रखा है वैल्यू, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ठीक कन्फाइंड एक्वीफायर। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टडी डिस्चार्ज दे के रखा है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जितने भी डायमेंशंस है सबको हमें कन्वर्ट करना होगा mm और सेकंड में, क्योंकि हमें फाइनल आंसर mm और सेकंड में चाहिए। तो ये हो जाएगी 100 mm और ये हो जाएगा 1
mm में, ठीक है। 1000 क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा mm, ठीक है। ये उसके बाद हो जाएगा mm क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है थ्रू द वॉल ऑफ रेडियस, रेडियस दे के रखा है ड्यू टू द पंपिंग द हाइट ऑफ द वाटर इन द वेल इज ड्रॉप फ्रॉम 15 टू हाइट दे के रखा है, H2 की हाइट दे के रखा है 15 इनिशियल हाइट, ठीक है। सब mm में कन्वर्ट करना होगा। और H1 दे के रखा है 10 मीटर, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दे के रखा है 500, ठीक है। R1 की वैल्यू दे के रखा है 500 मीटर एंड R2 की वैल्यू दे के रखा है द 50 सेंटीमीटर रेडियस वेल, रेडियस ऑफ द वेल 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जितने भी डायमेंशंस है इस क्वेश्चन में, हर एक डायमेंशन को मुझे mm में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद मुझे सब्सटीट्यूट करना होगा। मैं जब सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास k की वैल्यू आएगा, द वैल्यू कितना आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 इंटू क्यू का वैल्यू ऑलरेडी है, लॉग ऑफ R1 बाई R2 का वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी का वैल्यू है, H2 एंड H1 की भी वैल्यू है। तो सबको मैं अगर सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा, सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगा 0.66, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ये हो जाएगी आपका फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो परमिएमीटर है, फॉलिंग हेड या कंस्टेंट हेड, वो परमिएमीटर की फॉर्मूला नहीं है, ये कन्फाइंड एक्वीफायर की फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कन्फाइंड एक्वीफायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है during the flow over length of 30 meter, the head loss of 5 meter is occurred during the seepage. What is the value of hydraulic gradient? hydraulic gradient की वैल्यू क्या है, ये पूछा गया है। तो hydraulic gradient की फॉर्मूला क्या है, we know that hydraulic gradient I is equal to h by l। यहाँ पे हेड क्या दे के रखा है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लेंथ, लेंथ दे के रखा है 30 मीटर, द हेड लॉस ऑफ 5 दे के रखा है। सो 5 डिवाइडेड बाय 30 में अगर करता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 30 करने से क्या वैल्यू आएगा, इससे वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.167। सो ये वैल्यू आएगा, क्लियर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I विच इज इक्वल टू h by l। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the specific gravity of the soil is represented by g and the void ratio is the hydraulic gradient, so I is equal to, इसका फॉर्मूला है I is equal to the g minus of the 1 by the 1 plus e। आप देखिए कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, g minus of the 1 by 1 plus e। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, for a granular soil with increasing void ratio the critical hydraulic gradient, देखिए critical hydraulic gradient is equal to g minus of the 1 by the 1 plus e। देखिए इससे पहले ही मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की फॉर्मूला। तो अगर इससे देखा जाए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ई, क्योंकि ई नीचे है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे देख बता के रखा है विथ इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो, अगर वॉइड रेशियो इंक्रीज होगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्चार्ज थ्रू ए फ्लो नेट फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर ए Q इज इक्वल टू के एच इंटू एन एफ बाई एन डी, Q इज इक्वल टू के एच, ऑप्शन बी सी एंड डी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, द फॉर्मूला फॉर द डिस्चार्ज विल बी K is equal to the coefficient, no, discharge will be equal to coefficient of permeability into the hydraulic head into NC by ND। एक्चुअली NC का मतलब है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, एंड ND का मतलब है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। मैं इसमें
सी लिख के रखा हूँ क्योंकि मुझे याद करने में आसानी होती है। चैनल फॉर सी एंड डी फॉर ड्रॉप. So the option will be option number A, K into hydraulic head, coefficient of permeability into hydraulic head into number of flow channels by the number of equipotential drops. Next question है, if the flow over length of 50 meter, the head loss of 6 meter occurred due to seepage, the hydraulic gradient is given by. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू एच बाई एल. यहाँ पे हेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हेड लॉस की वैल्यू है 6 मीटर और लेंथ दे के रखा है 50. सो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा सो इससे वैल्यू आएगा 0.12 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉइड रेशियो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी फॉर सॉइल इज 0 पॉइंट रेशियो और डिस्चार्ज वेलोसिटी दे के रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपेज वेलोसिटी. देखिए इसमें हमें फाइंड आउट करना है सीपेज वेलोसिटी. इसके बारे में भी मैं अभी जस्ट इसी स्लाइड मतलब इसी पीपीटी जो है वीडियो में बताया था कि सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सुपरफिशियल वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी. तो यहाँ पे वॉइड रेशियो दे के रखा है और डिस्चार्ज वेलोसिटी जो ये वी है इसका वैल्यू दे के रखा है और ई का वैल्यू दे के रखा है. अब मैं पोरोसिटी कैसे फाइंड आउट करूँ, पोरोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई वॉइड रेशियो बाय द 1 प्लस वॉइड रेशियो. सो इससे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा 1 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा. ठीक है, 0.5 बाई 1.5 सो 1/3 हो जाएगा. सो अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ v डिवाइडेड बाई 1/3 तो मेरे पास वैल्यू आएगा 18 इंटू 10 पावर ऑफ -7 विच इज इक्वल टू इतना मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज, तो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू क्या होगा, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन विल बी ऑप्शन नंबर बी डेट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल. जो कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल है ये कैसे मतलब वेरी करेगा, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग compressibility, it decreases with increasing permeability, is independent of the stretchings, all of the option. अगर देखा जाए कोफिशिएंट द कंसोलिडेशन टाइम TV इज इक्वल टू द CV इंटू द T बाई डी स्क्वायर, तो देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट इन लेबोरेटरी द थिकनेस ऑफ द सैंपल स्पेसिमेन इज, या सैंपल इज कितना होगा. देखिए जो स्पेसिमेन कंसोलिडेशन में टेस्ट में लिया जाता है वो उसका थिकनेस ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा. तो इसीलिए मिनिमम जो लिया जाता है इट इज़ ऑफ 20 mm. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ कंसोलिडेशन increases with increasing temperature, increases with increasing temperature, is independent of temperature, all of the above. कंसोलिडेशन जो है ये हमेशा ही इंक्रीजेस होगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर होगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है. कंसोलिडेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंसोलिडेशन रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी बढ़ेगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम फैक्टर, ड्रेनेज पार्ट एंड टाइम टी. ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को एक फॉर्मूला, TV इज इक्वल टू CV इंटू द T बाई डी स्क्वायर. तो अगर इसको देखा जाए तो मुझे फाइंड आउट करना है CV, तो मैं CV क्या होगा, CV इज इक्वल टू TV इंटू डी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला जो है ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, इसमें हर एक चीज़ क्या क्या है इस क्वेश्चन में दे के रखा है, जैसे CV इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, TV इज द टाइम फैक्टर, D इज द ड्रेनेज पार्ट एंड T इज द टाइम. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन.
इसका यूनिट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ऑलरेडी मैंने एक बार बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, क्या होगा किसका, इट इज द रेशियो ऑफ coefficient of compressibility of soil is the ratio of coefficient of compressibility जो है किसका रेशियो होगा, डेल्टा E divided by delta of sigma dash. It is the ratio of void ratio to the ratio of the change in effective stress. Change in void ratio व change in effective stress. तो अगर देखा जाए it is the ratio of strain by stress, ठीक है, ये भी होता है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the following shows time factor approximate for 50% degree of consolidation। देखिए अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 60% है, तो टाइम फैक्टर की क्या फॉर्मूला है, टाइम फैक्टर इज इक्वल टू द पाई बाई 4 इंटू यू बाई 100 होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है टाइम फैक्टर की। तो अगर इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करता हूँ पाई बाई 4 इंटू द यू बाई 100 होल स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू आएगा 0.196 अप्रोक्सीमेटली 0.2 वैल्यू, क्योंकि और ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ये 60% से कम है। अगर 60% से ज़्यादा होते डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तो फॉर्मूला अलग है उसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल सैंपल ऑफ कंसोलिडोमीटर टेस्ट इज, क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर जो है दे के रखा है मैक्सिमम एट बॉटम, मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट टॉप, मिनिमम एट सेंटर। ऑप्शन हो जाएगी हम लोगों की हमेशा सेंटर में मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम एट द सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है clay deposit of thickness 10 cm and void ratio 0.5 undergoes settlement and now its final void ratio, initial void ratio and final void ratio दे के रखा है। initial void ratio is equal to 0.5 and final void ratio is equal to 0.2। उसके बाद थिकनेस दे के रखा है 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द सेटलमेंट लेयर, थिकनेस ऑफ द सेटलमेंट लेयर निकालनी है। सो एक फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता होगा, डेल्टा एच बाई द एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट। सो अगर इससे मैं डेल्टा एच फाइंड आउट करूँगा, वॉइड रेशियो के डिफरेंस 0.5 माइनस ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 इनिशियल इंटू 10 सेंटीमीटर, तो इससे वैल्यू आएगा, इससे वैल्यू आएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। डेल्टा एच बाई द एच नॉट इज इक्वल डेल्टा ई बाई द 1 प्लस ई नॉट, यहाँ पे एच थिकनेस है, ई वाइड रेशियो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट ऑन ए सॉलिड स्पेसिमेन द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू, कितना होगा, इससे क्या होगा आंसर, द आंसर विल बी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर, नाइन ऑफ द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट द शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस दे के रखा है ऑन ए ड्राई सैंड सैंपल एट फेलियर द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। देखिए एक फॉर्मूला शायद आप लोग को पता होगा, एस इज इक्वल टू द सी प्लस द सिग्मा एंड टेन फाई। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसमें कौन सा टाइप ऑफ सॉइल दे के रखा है, इसमें दे के रखा है सैंड,
सैंड इज अ वन टाइप ऑफ पोजिशनलेस सॉइल, सो पोजिशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिग्मा एन की वैल्यू दे के रखा है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है 1, सो और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, सो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है 0.6 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 ऑफ 5, तो 10 5 क्या हो जाएगी, 5 विल बी इक्वल टू द 10 इनवर्स ऑफ 0.6, सो इससे वैल्यू आएगा नियरली इक्वल टू 31 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, इन द ट्रायक्सियल टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, इन द ट्रायक्सियल टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, इज इक्वल टू 0, इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर, इक्वल टू डेविएटर स्ट्रेस, इक्वल टू डेविएटर स्ट्रेस माइनस ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर। ऑप्शन हो जाएगी हम लोगों की दिस वन इज इक्वल, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन सैंड बेड। ये ऑलरेडी एक्चुअली ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीजेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये ट्रू है। द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फॉल्स एक भी नहीं है, सो ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है, द डायरेक्ट shear टेस्ट suffers from which disadvantage, drainage condition cannot be controlled, pore water pressure cannot be measured, shear stress on the failure plane is not uniform, all of the above। ऑप्शन हो जाएगी हम लोग की all of the above। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायक्सियल टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट एज, कौन सा टाइप ऑफ, कौन सा होगा आंसर, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ड्रेन टेस्ट। देखिए ट्रायक्सियल टेस्ट तो हम लोग सभी में करते हैं, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन भी होता है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन भी होता है, ड्रेन टेस्ट भी होता है, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ए फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन फुल्ली सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा फॉर चेकिंग द इनिशियल स्टेबिलिटी, शेयर पैरामीटर्स आर यूज्ड फ्रॉम, क्या होगा ऑप्शन, द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू द सी प्लस द एस इंटू द 10 फाई इज गिवन बाय, किसने ये इक्वेशन दिया था, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय कॉलम्स। ठीक है, कॉलम इक्वेशन है ये। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज कौन सा होगा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज एक्चुअली ए वन टाइप ऑफ अनड्रेन्ड टेस्ट, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इतना ही आज की वीडियो में थी कंटेंट, बाकी मैं जो जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं मैं एक एक करके वीडियोस बनाते रहूँगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट 5th पार्ट में बाकी वीडियोस दिखाऊंगा, 35 क्वेश्चंस नेक्स्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।